हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर जेनेटिक्स, सम बेसिक फंडामेंटल्स। दिस इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स आपका है क्या? जेनेटिक्स इज द स्टडी, ये आपकी एक स्टडी है। किस चीज की स्टडी है? कि किस तरह से आपके कैरेक्टर्स या बॉडी फीचर्स ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफर होंगे किससे? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब नेक्स्ट जनरेशन। तो जनरेशन टू जनरेशन किस तरह से, किस पैटर्न से आपके कैरेक्टर्स फॉलो हो रहे हैं, उसकी स्टडी पहला। एंड इसमें जो लॉज इन्वॉल्व है इनकी स्टडी में, जो लॉज गवर्न कर रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टर किस पैटर्न से आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके लॉज। सेकेंड, इन दोनों की ही स्टडी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एज वेल एज लॉज गवर्निंग द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। कौन से लॉज आपके रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए, उनकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। एक बार देख लेते हैं जेनेटिक्स डेफिनेशन। जेनेटिक्स इज द स्टडी, इट इज अ स्टडी। किसकी स्टडी है? हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। बोथ सिमिलैरिटीज भी होती हैं और नेक्स्ट जनरेशन में खुद के अपने फीचर्स भी होते हैं और वो डिफर भी करते हैं अपने पेरेंट्स से। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उनके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, एज वेल एज लॉज रिलेटिंग टू सच ट्रांसमिशन। जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें कौन सा लॉ इन्वॉल्व है, उसकी स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स। हम लोग जेनेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, कहां पे हम लोग जेनेटिक्स को अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके यूजेस हैं, इन टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग एक डिजीज को डिस्कस करेंगे जिससे हम सभी लोग फैमिलियर हैं, दैट इज डायबिटीज। डायबिटीज के केस में क्या होता है? ब्लड का ग्लूकोज लेवल, दैट मीन शुगर लेवल इंक्रीज कर जाता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपका ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज करता है, शुगर लेवल इंक्रीज किया आपका ब्लड में, तो यहाँ पे पेंक्रियास की सेल, पेंक्रियास की सेल एक मैसेंजर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलिन। इंसुलिन आपका मैसेंजर मॉलिक्यूल है, दैट इज हार्मोन है ये। देन इंसुलिन ब्लड के थ्रू लिवर की सेल के पास जाएगा, एंड लिवर की सेल्स को मैसेज देगा कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर गया है, मैसेज दे देगा। लिवर की सेल्स क्या करेंगी? एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देंगे स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दैट इज ग्लाइकोजन में। इस तरह से आपका ग्लूकोज लेवल बैलेंस रहता है नॉर्मल इंडिविजुअल्स में। बट डायबिटीज के केस में क्या होता है? या तो आपका इंसुलिन प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, या फिर आपकी बॉडी की सेल्स प्रॉपरली इंसुलिन का इंटेक नहीं कर पा रही है। सो जब इंटेक ही नहीं होगा तो रिस्पॉन्स कैसे करेंगी एक्सेस ऑफ ब्लड शुगर के अगेंस्ट में? इंटेक इंसुलिन का नहीं हो पा रहा है, आपकी बॉडी सेल्स इंसुलिन को नहीं ले पा रही है, तो उसकी मैसेज को भी नहीं रिसीव कर पाएंगी। तो ये दो प्रोसेस हो गए, या तो लेस इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है, या फिर इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन आपकी बॉडी की सेल्स ही इंसुलिन का इंटेक प्रॉपरली नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया। तो इसके बेसिस पे डायबिटीज आपकी दो टाइप की है। डायबिटीज इज ऑफ टू टाइप, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। जब आपकी बॉडी में पेंक्रियास लेस अमाउंट पे इंसुलिन प्रोड्यूस करे, इंसुलिन आपका प्रॉपर अमाउंट में ना प्रोड्यूस हो, इसको हम टाइप 1 डायबिटीज बोलेंगे। इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होगा तो ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाएगा, डायबिटीज होगी। टाइप 2 के केस में क्या होता है? इंसुलिन तो आपका प्रॉपरली प्रोड्यूस हो रहा है, प्रॉपरली, बट आपकी बॉडी की सेल्स प्रॉपरली उसको इंटेक ही नहीं कर पा रही है, इंटेक ही नहीं हो पा रहा है।
जब इनटेक नहीं हो पा रहा है तो उसको मैसेज भी रिसीव नहीं होगा, मैसेज रिसीव नहीं होगा कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, और वो ऐसा ही रहेगा। इसकी वजह से भी आपको डायबिटीज होती है। तो इसको हम टाइप 2 में कैटेगरी में रखते हैं। टाइप 1 केस में हम लोग इजिली इस डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम लोग इंसुलिन को बाहर से प्रोवाइड करा दें। बाहर से इंसुलिन को प्रोवाइड करा दें, सिंथेटिक इंसुलिन को, सिंथेटिक। अब ये सिंथेटिक इंसुलिन कहां से आएगा? पहले के टाइम पे जो पीपल थे, जो डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, वो क्या करते थे? साइंटिस्ट, इन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला। एनिमल से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। एनिमल से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया, एनिमल के पैनक्रियास से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया। अब इसकी दो प्रॉब्लम, ये इन्फेक्शियस भी हो सकता है अगर प्रॉपरली इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, प्रॉपरली इसको हम लोग प्यूरिफाई नहीं करेंगे तो इससे इन्फेक्शन के चांसेस हैं, इन्फेक्शन के। दूसरा, ये कॉस्टली भी बहुत ज्यादा होगा। थर्ड, आपका ये एनिमल्स को भी तो हार्म कर रहा है। फिर इसका सॉल्यूशन निकाला गया। इसका सॉल्यूशन कहां पे था? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे? जेनेटिक इंजीनियर से जो हम लोग इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वो हम केमिकली सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? सिंथेटिक इंसुलिन। सिंथेटिक इंसुलिन। हाउ? अब हम इसके स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए इंसुलिन का जीन, इंसुलिन का जीन, जीन मतलब वो डीएनए का पार्ट जो इंसुलिन बना, जिसके पास इंसुलिन की इंफॉर्मेशन है, तो इंसुलिन का जीन आइसोलेट किया। आइसोलेट मतलब बाहर निकाल लिया इंसुलिन का जीन। कहां से निकाला होगा? हमारे पेनक्रियास की सेल से इंसुलिन का जीन आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया के जीन के साथ इनकॉर्पोरेट किया। सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया, ये आपका बैक्टीरिया का डीएनए है। इस डीएनए के साथ हमारा इंसुलिन का जीन लगा दिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है? कट कॉपी पेस्ट, ये सब करना, इंजीनियर करना। तो कोई नई चीज बनाना, तो यहाँ पे इंसुलिन का जीन कहां पे लगा दिया? बैक्टीरिया के डीएनए के साथ, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ। एंड अब क्या कर दिया? इस बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने के लिए न्यूट्रिएंट्स दे दिया, और ये बैक्टीरिया क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई भी करेगा, साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट भी बनाएगा, अपने डीएनए को रीड करके अपने प्रोडक्ट बनाएगा। और क्योंकि उसके डीएनए के साथ हमारा भी इंसुलिन का जीन लगा हुआ है, तो वो हमारा भी प्रोडक्ट बनाएगा। उसके डीएनए के साथ किसका है? हमारा भी इंसुलिन का जीन है, तो हमारा इंसुलिन भी बना देगा। अब हम क्या करेंगे? इस बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है? बैक्टीरिया सेल बहुत सारी होंगी, मल्टीपल नंबर्स में बैक्टीरिया सेल होंगी जहां पे हम मल्टीप्लाई करा रहे होंगे। एज वेल एज जिस मीडियम में, भाई उसको भी खाना पीना चाहिए ना, न्यूट्रिएंट मीडिया भी होगा, न्यूट्रिएंट मीडिया। और उसी न्यूट्रिएंट मीडियम में हमारा क्या होगा? इंसुलिन भी होगा। हम यहां से इंसुलिन को प्यूरिफाई कर लेंगे। यहां से इंसुलिन को क्या कर लेंगे? प्यूरिफाई कर लेंगे। प्यूरिफाई कर लिया, पैकेज किया, पैकेज किया और मार्केट में सेल कर दिया। अब ये अफोर्डेबल भी है सबके लिए। बैक्टीरिया है, ज्यादा खाना पीना उसको चाहिए नहीं है, नॉर्मल सा खाना पीना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और बैक्टीरिया सिंगल सेल है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई भी करेगा और हमारा इंसुलिन भी इजिली प्रोड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा था? जीन निकाला था ना, जीन को, इंसुलिन का जीन लिया था और इसको बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया था, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। बैक्टीरिया अपने डीएनए से अपने प्रोडक्ट बनाएगा, तो क्योंकि हमारा भी जीन यहाँ उसके बीच में लगा हुआ है, तो हमारा भी इंसुलिन बना देगा। फिर हमने क्या किया? इसमें क्या क्या चीजें थी? बैक्टीरिया भी प्रेजेंट था, न्यूट्रिएंट मीडिया जिसको वो खा पी के ग्रो हो रहा था, और इंसुलिन भी प्रेजेंट था। हमने यहाँ से इंसुलिन को आइसोलेट कर लिया, बाहर निकाल लिया, प्यूरिफाई कर लिया, प्यूरिफाई कर लिया। एंड प्यूरिफाई करने के बाद हमने उसको पैकेज करके मार्केट में प्यूरिफाई करा। प्यूरिफाई करने के बाद पैकेजिंग की और मार्केट में सेल कर दिया। तो ये आपका एक एप्लीकेशन है जेनेटिक्स का इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये हमने एग्जाम्पल लेके पढ़ा था। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज जेनेटिक काउंसलिंग। व्हाट डू यू मीन बाय काउंसलिंग? काउंसलिंग का क्या मतलब है? प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना,
प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना, प्रॉब्लम को समझना, डिटेक्ट करना, समझना एंड उसका सॉल्यूशन निकालना, तो सॉल्व करना। आपकी पर्सन की भी काउंसलिंग होती है, अगर साइकोलॉजिकल उसको प्रॉब्लम है कोई या फिर उसकी कोई डिप्रेशन में है तो उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसको सॉल्यूशन निकाला जाता है। कैरियर काउंसलिंग की जाती है बच्चों की कि हाँ उसको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है, उसको किस फील्ड में जाना है। सेम यहाँ पे जेनेटिक काउंसलिंग के साथ भी है। जेनेटिक मतलब जीन, डीएनए। डिफेक्टिव जीन को पता करना, ऑर्गेनिज्म में डिफेक्टिव जीन को देखना, क्या ऑर्गेनिज्म में कोई डिफेक्टिव जीन है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग। सपोज न्यूली मैरिड कपल है, मेल एंड फीमेल, इनका आगे नई न्यू जनरेशन आने वाली है, न्यू बेबी आने वाला है ऑफ स्प्रिंग। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही जाइगोट जब डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के डेवलपमेंट के टाइम पे ही जीन्स को डिटेक्ट करना, जीन्स को डिटेक्ट करना कि क्या सारे जीन सही हैं, कोई डिफेक्टिव तो नहीं है, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक काउंसलिंग। दिस इज नोन एज जेनेटिक काउंसलिंग। मेनली ये उनके लिए करा जाता है जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आर्टिफिशियल मेथड ऑप्ट करते हैं पेरेंट बनने के लिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो मतलब बेबी जो स्पर्म एंड ओवम है वो आपका लैब कंडीशन में फर्टिलाइज कर रहा है और फिर मदर की वोम में, मदर के यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो उसमें आपके बेबी डिफेक्टिव होने के जीन, डिफेक्टिव होने के चांसेस होते हैं। तो डेवलपमेंट के टाइम पे ही इन सारे जीन्स को डिटेक्ट कर लिया जाता है कि कोई जीन डिफेक्टिव तो नहीं है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग। आजकल आपका ऑर्गेनिज्म में अगर डिफेक्टिव जीन है, इसकी रिसर्चेस चल रही है उस डिफेक्टिव जीन को नॉर्मल जीन से रिप्लेस करने की। ऑर्गेनिज्म में अगर डिफेक्टिव जीन है तो हम इसको रिप्लेस कर पाए नॉर्मल जीन से। तो हमने क्या किया, डिफेक्टिव जीन को हटाया। वो किससे पता करेंगे हम, जेनेटिक काउंसलिंग से। और उसको हटा के नॉर्मल जीन से रिप्लेस करना, वो किस में आ जाएगा, आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। या फिर हमें पता है कि आजकल इंडिविजुअल्स में एक पर्टिकुलर प्रोटीन है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्रोटीन की कमी हो रही है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि उस प्रोटीन का जो जीन है वो काउ के मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन के साथ लगा दें। काउ जहां से मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, उस मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है तो मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन के साथ उसको अटैच कर दें। तो जब आपका काउ में मेमोरी ग्लैंड में मिल्क प्रोड्यूस होगा तो उसके साथ साथ हमारा भी तो जीन का प्रोडक्ट, जीन का जो प्रोटीन बनाएगा वो भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन के साथ हमने अपना जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ये भी आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में आएंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आप जीन को कट करो, कहीं और अटैच करो और अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करो, डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म को ऑब्टेन करो कि हाँ ये इसकी क्वालिटी इंप्रूव कर जाएगी इस जीन को ट्रांसफर करने से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब है कि आप जीन को डिटेक्ट करो कि क्या कोई डिफेक्टिव जीन तो नहीं है, काउंसिल करो और उसको फिर सॉल्यूशन निकालने। तो ये आपके एप्लीकेशन से जेनेटिक्स के। क्रोमोसोम्स, द कैरियर ऑफ हेरिडिटी। जो आपके कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, उनके ट्रांसफर के लिए क्रोमोसोम्स ही रिस्पॉन्सिबल है। क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जीन्स क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ पे एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे। सपोज दिस इज योर लिवर सेल, ये आपके लिवर की सेल है। तो लिवर की सेल कहाँ पे प्रेजेंट होगी, लिवर में ही प्रेजेंट होगी, ऑब्वियस है। अब लिवर की सेल अभी फंक्शन कर रही है, वहां पे न्यू लिवर की सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब वो काम कर रही होती है, जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो आपका क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन क्या है, डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर रखने के लिए भगवान ने किससे के साथ पैक किया है, इसको स्टेबल बनाने के लिए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ, क्योंकि डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। तो इन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर ये रैप हो जाता है और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलते थे, क्रोमैटिन। तो डीएनए आपका क्रोमैटिन के फॉर्म में कब होगा, जब आपकी सेल क्या कर रही होगी, फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी, डिवाइड कर, वहां पे नई सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, फंक्शन कर रही होगी, तब आपका डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन अब लिवर की सेल्स में लिवर में न्यू सेल्स की रिक्वायरमेंट है, लिवर टिश्यू में न्यू सेल्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब कुछ सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो डिवाइड होकर नई सेल्स को फॉर्म करें।
तो जब डिवाइडिंग स्टेज में सेल एंटर करेगी, डिवाइड होने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगी, तो जो ये क्रोमैटिन है ये आपका पैकेज्ड फॉर्म ले लेता है। पैकेज्ड फॉर्म, इस पैकेज्ड फॉर्म को हम लोग क्या बोल रहे थे? क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम हो जाएगा। क्यों पैकेज्ड फॉर्म हो रहा है? अगर हम बात करते हैं सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन में क्या था? सिंगल सेल, पेरेंट सेल डिवाइड होती है दो डॉटर सेल में, दो डॉटर सेल में डिवाइड हुई स्मॉल स्मॉल। तो अब दोनों डॉटर सेल में काम करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? डीएनए के पास। तो डीएनए को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, और कहीं से भी आप अपने आप को ट्रांसफर, खुद ही आप अपने आप को ट्रांसफर करते हो, तो कोई भी चीज अगर आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो तो किस फॉर्म में लेके जाते हो? ओपन लेके जाओगे कि पैक करके उसको लेके जाओगे? ऑब्वियसली पैक करके लेके जाओगे। तो जो आपकी इतनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है डीएनए के पास, तो क्या आप उसको ओपन फॉर्म मतलब कि क्रोमैटिन के फॉर्म में लेके जाओगे? नहीं। हम क्या करते हैं, उसका हमारे सेल के अंदर पैकेजिंग हो जाती है। भगवान ने ऐसा स्टेप दिया है कि हाँ, जब आपका डीएनए दो सेल में ट्रांसफर हो तो वो पैक होकर ही जाए। तो उस पैक्ड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। अगेन, डीएनए आपका सेल में किसके फॉर्म में प्रेजेंट था? क्रोमैटिन के फॉर्म में। क्रोमैटिन का फॉर्म मतलब डीएनए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के अराउंड रैप था। जब आपकी सेल डिवाइड करेगी, सेल डिवाइड करेगी, तो ये आपके क्रोमैटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे इस तरह से, ये आपका पैकेज, प्रॉपर पैकेज फॉर्म ले लेंगे। एक थ्रेड पूरा एक क्रोमोसोम पे पैक होगा, एक डीएनए का थ्रेड, एक थ्रेड आपका पूरा एक क्रोमोसोम पे पैक होगा, जस्ट लाइक दिस। तो इनको हम पैकेज फॉर्म को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जीन्स क्या है? जीन्स क्या है? ह्यूमन सेल की बात करते हैं, तो ह्यूमन सेल में जो डीएनए होता है वो आपका अराउंड होता है 2 मीटर। एंड जो इस डीएनए प्रेजेंट है, इसके सिर्फ 2% डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है। 2% डीएनए ही किसी प्रोटीन को या फिर किसी प्रोडक्ट को कोड करेगा, बाकी का फालतू का पड़ा हुआ है। अब ये 2% इंफॉर्मेशन भी टुकड़ों में प्रेजेंट है, पीसेस में प्रेजेंट है, पीसेस में प्रेजेंट है आपके डीएनए पे। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज ये आपका एक डीएनए का थ्रेड है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, 1 डीएनए थ्रेड। अब इस डीएनए के थ्रेड के ऊपर इंफॉर्मेशन वाला पार्ट कौन सा है? पूरा नहीं है, टुकड़ों में इंफॉर्मेशन है। सपोज इतने पार्ट के पास इंफॉर्मेशन है, सिर्फ यहाँ पे इतने पार्ट के पास किसी प्रोडक्ट को बनाने की इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे सिर्फ इतने पार्ट के पास है। तो ये टुकड़ों में है, सेगमेंट में है, और सबके पास अपनी अपनी इंफॉर्मेशन है, और सिर्फ 2% ही आपका डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है। तो ये इंफॉर्मेशन वाले पार्ट को ही हम जीन बोलते हैं। इस इंफॉर्मेशन वाले पार्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। इतना पार्ट आपका एक जीन, इतना पार्ट आपका एक जीन। तो जीन क्या हो गया? डीएनए ही तो है जीन भी, लेकिन कैसा वाला डीएनए है? जिसके पास इंफॉर्मेशन है। जीन की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन आपके डीएनए के ही सेगमेंट है। सेगमेंट दिख रहा है ना, आधा थोड़ा थोड़ा पार्ट है। विच कोड्स फॉर फंक्शनल प्रोडक्ट, जो किसी काम के प्रोडक्ट को कोड करेंगे। कोड्स फॉर फंक्शनल प्रोडक्ट। ठीक। तो डीएनए आपकी पूरी सेल को कंट्रोल कर रहा है। डीएनए आपका यहाँ पे देखिएगा ऊपर, डीएनए पूरी सेल को कंट्रोल करता है। डीएनए का स्ट्रक्चर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ाई था, जो डिस्कस किया था। जीन क्या है आपके? जीन आपके डीएनए के सेगमेंट है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की, वो जीन होते हैं। क्रोमैटिन क्या था? जब डीएनए आपका पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर रैप था, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे थे? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को जब सेल काम करेगी, वर्किंग स्टेज में होगी, डिवाइडिंग स्टेज के लिए अपने आप को तैयार भी नहीं कर रही है, रेडी प्रिपेयर भी नहीं कर रही है। एंड यही डीएनए जब पैकेज फॉर्म लेता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्योंकि उसको अपने डीएनए को दो न्यू डॉटर सेल में ट्रांसफर करना होता है, उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो अल्टीमेटली जो कोडिंग वाला रीजन था वो क्रोमोसोम के ऊपर ही तो प्रेजेंट होगा। तो जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आपके क्रोमोसोम के ऊपर। नेक्स्ट, होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करते हैं अगर हम। होमोलोगस, तो होमो मीन्स है आपका सेम, एंड लोगस मीन्स लोकेशन। लोकेशन। सो ऐसे क्रोमोसोम जो सेम इन साइज हो, सेम इन शेप हो, एज वेल एज सेम जगह पे सेम जीन प्रेजेंट हो, जीन्स की लोकेशन भी सेम हो, जीन की लोकेशन सेम हो, जो सेम जीन है उनकी लोकेशन, साइज सेम हो, एंड शेप सेम हो।
शेप कम इन द सेंस सेंट्रोमियर आपका देखिए जहां पे मिड पे प्रेजेंट हो तो यहाँ पे भी मिड पे प्रेजेंट हो, लेंथ इसकी और इसकी सेम हो, सेम लोकेशन पे जीन्स प्रेजेंट हो एक जैसे, इन क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। एंड अगर आपका किसी भी क्रोमोसोम का साइज नहीं सेम है, सपोज एक क्रोमोसोम है और ये आपका क्रोमोसोम नंबर 2 है, 1 है और ये 2 है, सेंट्रोमियर देखिए यहाँ पे मिड पे प्रेजेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा मिड से हट के प्रेजेंट है, टॉप की साइड प्रेजेंट है, शेप अलग हो गया, साइज डिफर कर जाए, एंड अगर यहाँ पे माना कि आई के कलर का जीन है और यहाँ पे हाइट का जीन है, ये दोनों ही जीन अलग अलग है, तो इन क्रोमोसोम को हम बोलेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, जीन आपके डिफरेंट प्रेजेंट है डिफरेंट प्लेस पे, तो ऐसे क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। सैंपल ले लेते हैं, सपोज ये आपका एक क्रोमोसोम है और ये इसका सेम टाइप का दूसरा पेयर है, पेयर का दूसरा सेट है मतलब, तो ये आपका क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर जहां से क्रोमैटिड जुड़ी हुई होती है उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, सेम लोकेशन में प्लेस है, तो शेप सेम हो गया, साइज आप देखिए लगभग लगभग सेम है, तो शेप भी सेम हो गया, साइज भी सेम हो गया। एंड अगर इसके एक सेट पे, इस पेयर के एक सेट पे यहाँ पे अगर हाइट का जीन है तो यहाँ पे भी आपका हाइट का ही जीन होगा, कहीं और पे नहीं होगा। अगर यहाँ पे आई की कलर का जीन है तो आई की कलर का जीन दूसरे सेट पे इसी पेयर के यहीं पे ही होगा, तो जीन की लोकेशन सेम है, तो हम इनको क्या बोल रहे थे, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन अगर हम दूसरा क्रोमोसोम लेते हैं, दूसरा क्रोमोसोम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे तरह से, देखिए शेप अलग है, कैसे, सेंट्रोमियर देखिए इसमें टर्मिनल साइड की थोड़ा सा शिफ्ट है, सेंटर में नहीं है। दूसरा साइज यहाँ पे डिफर है, इस क्रोमोसोम पे हाइट का जीन भी नहीं होगा, इस क्रोमोसोम पे आई का जीन भी नहीं होगा, इस पे अपने जीन होंगे, इसमें लेट सपोज ले लेते हैं कि हेयर का जीन है, हेयर कलर का जीन है, हेयर कलर का जीन है, हीमोग्लोबिन का जीन है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का जीन है जो ऑक्सीजन से बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन, तो ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या हो गए, नॉन होमोलोगस, क्योंकि देखिए यहाँ पे जीन की लोकेशन सेम नहीं है, जीन आपके डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट है, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम, ह्यूमन सेल की बात करते हैं, सपोज इट इज अ ह्यूमन सेल एंड इनसाइड द सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं डीएनए, ये सेल डिवाइडिंग स्टेज में है, तो डीएनए किसके फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम के फॉर्म में, डीएनए किसके फॉर्म में प्रेजेंट होगा, पैकेज्ड फॉर्म में होगा अगर सेल डिवाइडिंग स्टेज में होगी। अब ह्यूमन के सेल में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इन 23 में जो आपका बिल्कुल लास्ट पेयर है 23rd पेयर, 23rd पेयर, ये 23rd पेयर ह्यूमन के सेक्स को डिटरमाइन करता है, वेदर फीमेल होगा पर्टिकुलर ह्यूमन या फिर मेल, मेल है या फिर फीमेल है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, 23rd पेयर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, क्या बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम, 23rd पेयर को, ये सेक्स क्रोमोसोम। रेस्ट आपके 1 से लेके 22 पेयर के क्रोमोसोम, 1 से लेके, एक सेकेंड, 1 to 22 पेयर तक के क्रोमोसोम जो हैं आपके कहलाए जाते हैं ऑटोसोम, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। सिर्फ लास्ट पेयर को सेक्स क्रोमोसोम बोल रहे हैं और जितने भी रेस्ट बचे हुए हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का अनदर नेम है एलोसोम, एलोसोम, एलोसोम। मेल्स में जो 23rd पेयर वाला क्रोमोसोम है, 23rd पेयर लास्ट वाला पेयर क्रोमोसोम है, वो होते हैं एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ये दोनों एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं, एक कॉपी नहीं है दूसरे की, डिफरेंट है क्रोमोसोम, इसलिए हम इनको हेट्रोसोम भी बोलते हैं मेल्स में, क्योंकि अलग अलग है, हेट्रोसोम। और ये उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का सेक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये इंडिविजुअल आपका कैसा है, मेल है। लेकिन फीमेल्स में जो 23rd पेयर होता है वो आपका XX होता है, दोनों सेम कॉपी ऑफ क्रोमोसोम होती हैं, दोनों ही क्रोमोसोम के जो सेट है पेयर में वो दोनों ही क्या होंगे, XX होंगे। तो ये आपके
होमोलोगस क्रोमोसोम में आएंगे, सेम है। तो फीमेल्स में क्या है, XX क्रोमोसोम होते हैं सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, XX क्रोमोसोम है, एंड मेल्स में XY क्रोमोसोम है। रेस्ट 1 से लेकर 22 क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑटोसोम। कैरियोटाइप, कैरियोटाइप हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमने किसी सेल को डिवाइडिंग स्टेज पे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, तो डिवाइडिंग स्टेज में जो डीएनए प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम आपके यहाँ पे प्रेजेंट है अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग शेप में, साइज में, बहुत सारे हैं। टोटल कितने होंगे ह्यूमन सेल में, 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम होंगे। अब हमने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते टाइम देखा कि दो क्रोमोसोम एक जैसे दिख रहे हैं, दो क्रोमोसोम आपके एक जैसे दिख रहे हैं। सेंट्रोमियर की लोकेशन चेक करी, उनके साइज को चेक किया, क्या क्या चेक किया आपने, सेंट्रोमियर जहां से क्रोमैटिड अटैच होते हैं, ये कंस्ट्रक्शन, सेंट्रोमियर की लोकेशन चेक की, क्रोमोसोम के साइज को चेक किया। तो आपको क्या मिले कि दो दो क्रोमोसोम के पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है क्रोमोसोम न्यूक्लियस में। तो क्रोमोसोम किसके फॉर्म में प्रेजेंट है, पेयर के फॉर्म में। कि दो क्रोमोसोम ऐसे मिल रहे हैं जिसमें ये सेंट्रोमियर की लोकेशन एक जगह पे और साइज एक जगह पे, तो आपने उनको ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करना स्टार्ट किया। तो सबसे जो लार्जेस्ट क्रोमोसोम था पेयर था, उसको आपने पहले नंबर पे ड्रॉ किया और पहला नंबर दे दिया। उससे छोटा सेकंड नंबर पे, उससे छोटे थर्ड नंबर पे, उससे छोटे आपने फोर्थ नंबर पे, पेयर के फॉर्म में आपने सारे ड्रॉ कर लिए, क्रोमोसोम आप ड्रॉ करते चले गए और लास्ट में सबसे छोटे आए। तो इस डायग्राम को हम बोलते हैं कैरियोटाइप। आपने क्रोमोसोम को पेयर के फॉर्म में सिस्टमैटिक अरेंज कर लिया, दिस इज नोन एज कैरियोटाइप। ये लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मेल्स में क्या प्रेजेंट था, एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम था, और ये क्या था, फीमेल्स में एक्स एक्स से दोनों एक जैसे हैं। दिख रहे होंगे आपको, एक्स वाई दोनों अलग अलग हैं, पेयर नहीं है, दोनों एक्स अलग है और वाई अलग का शेप साइज और उसका स्ट्रक्चर है, एक्स एक्स दोनों सेम कॉपी है। तो ये आपके क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, एंड 1 से लेके 22 तक आपके क्या थे, ऑटोसोम थे। तो जब आपने डिवाइडिंग स्टेज में क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद पेयर के फॉर्म में आपने साइज के बेसिस पे इनको ड्रॉ कर दिया जैसे आपको दिख रहे थे, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप। दिस इज नोन एज कैरियोटाइप। नेक्स्ट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। यहाँ पे पेरेंट्स दिए गए हैं, फादर, फादर में आपके जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्स वाई। और सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए आपके कौन से क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, ऑब्वियसली सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम ही तो सेक्स को डिटरमाइन कर रहे थे, अभी तो हमने उनका नाम सेक्स क्रोमोसोम रखा था। तो यहाँ पे पेरेंट्स है, पेरेंट्स में एक फादर एक मदर। तो फादर में आपके जो सेक्स को डिटरमाइन करने वाले क्रोमोसोम होंगे वो कौन से होंगे, एक्स एक्स, एक्स वाई सॉरी, एक्स वाई। मदर में दोनों एक्स एक्स हैं। अब फादर में ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ये दोनों ही सेट अलग हो जाएगा। गैमीट फॉर्मेशन मतलब गैमेटिक सेल कौन सी होती है, रिप्रोडक्टिव सेल। तो मेल्स में यहाँ पे लिख देते हैं, मेल्स में रिप्रोडक्टिव सेल कौन से हैं, स्पर्म है, स्पर्म। स्पर्म में आपका हाफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पेयर में नहीं आएगा, सिंगल सिंगल सेट आएगा। क्रोमोसोम पेयर में नहीं आके किस में आएगा, सिंगल सेट में, सिंगल सेट में। फीमेल्स में जो प्रोड्यूस होती हैं वो आपकी गैमीट्स कौन से होते हैं, ओवम। ओवम में भी आपका पेयर में नहीं आएगा, सिंगल सेट में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे 23 क्रोमोसोम आए प्रेजेंट है, पेयर में नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो फर्टिलाइज होंगे तो क्या बनाते हैं, जाइगोट। जाइगोट आपका एक स्ट्रक्चर है सिंगल सेल का, इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम हो गए, बराबर हो गए। अब ये नया इंडिविजुअल डेवलप होगा, इसलिए आपका जो गैमेट्स होते हैं उसमें आपके हाफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, सिंगल सिंगल सेट में प्रेजेंट होते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो कंप्लीट सेट फॉर्म कर लेते हैं। हाफ सेट आपका किस साइड से आता है, फादर साइड से, और हाफ सेट किस साइड से आता है, मदर साइड से। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो न्यू जाइगोट डेवलप हो रहा है, तो कैसे डिसाइड होगा कि वो आपका सन होगा या फिर डॉटर होगा। देखते हैं, फादर में आपका सेक्स क्रोमोसोम XY प्रेजेंट है, मदर में XX है। रिप्रोडक्टिव सेल मींस गैमीट, फादर में स्पर्म में, ये स्पर्म में सिंगल सिंगल सेट में जाएगा, X जाएगा, आधे स्पर्म में, आधे स्पर्म में Y क्रोमोसोम जाएगा। ओवम है तो ओवम में आपका दोनों ही एक्स ही आते हैं, तो एक्स एक कॉपी प्रेजेंट होगी, एक कॉपी प्रेजेंट होगी। अगर आपका
ये वाला एक्स क्रोमोसोम, फादर साइड वाला एक्स क्रोमोसोम मदर साइड के एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज हो गया, इस वाले ओवम से फर्टिलाइज हुआ जिसमें कि आपका एक्स क्रोमोसोम है, सॉरी, इस ओवम से फर्टिलाइज हुआ ये वाला स्पर्म, तो एक्स एक्स क्रोमोसोम आएंगे तो क्या प्रोड्यूस होंगी, फीमेल डॉटर प्रोड्यूस होंगे। अगर ये वाले एक्स के साथ इस वाले एक्स के साथ में स्पर्म के साथ अगेन ये वाला ओवम प्रोड्यूस हुआ जिसमें एक्स था, तो ये भी क्या होंगी, फीमेल होंगी, क्योंकि दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम क्या है, दोनों साइड से एक्स एक्स आए हैं। ये प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज हो जाए ओवम के साथ। तो हियर अब दूसरे जो स्पर्म है वाई कंटेनिंग स्पर्म है, वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म है, तो वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो ये आपका दूसरी साइड तो एक्स ही है, एक ही ऑप्शन है, एक्स ही प्रेजेंट होगा फीमेल में, तो दूसरा कोई क्रोमोसोम है ही नहीं। तो अगर ये वाई वाला आपका उस ओवम से फर्टिलाइज करता है इस वाले ओवम से, तो आपका जो जाइगोट बनेगा उसमें सेक्स क्रोमोसोम क्या आएंगे, एक्स और वाई आएंगे, तो ये मेल प्रोड्यूस होंगे। सेम अगर फिर से ये वाई, मतलब प्रोबेबिलिटी है ये वाई आपका इधर एक्स वाले ओवम से एक्स कंटेनिंग सेक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज कर रहा है, तो ये भी एक्स वाई है, तो यहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस होंगे, मेल। तो आपको क्या दिख रहा है, कंट्रीब्यूशन किधर हो रहा है, फीमेल में, फीमेल मतलब डॉटर में या फिर आपके सन में, डॉटर में एंड सन में। डॉटर में क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं और सन में एक्स वाई होते हैं, तो दोनों में ही एक्स क्रोमोसोम तो आपका मदर साइड से आना ही है, क्योंकि मदर साइड के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरे क्रोमोसोम का। लेकिन अगर फादर साइड से यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम आता है तो ये डॉटर में डेवलप हो जाएंगे, और फादर साइड से अगर वाई क्रोमोसोम आता है तो ये सन में डेवलप हो जाएंगे। तो सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है, फादर रिस्पॉन्सिबल है कि मदर रिस्पॉन्सिबल है, फादर रिस्पॉन्सिबल है। फादर के स्पर्म का कंट्रीब्यूशन रिस्पॉन्सिबल है कि वो वाई वाला का वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म है या फिर एक्स कंटेनिंग स्पर्म है, क्रोमोसोम स्पर्म है, एक्स वाले क्रोमोसोम को कंटेन कर रहा है स्पर्म। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फीमेल की और मेल बनने की, मींस डॉटर की और सन आने की 50-50% है, 50-50% चांसेस है, डॉटर भी हो सकते हैं और सन भी हो सकते हैं। बस ये आपको याद रखना है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, वाई आपके फादर रिस्पॉन्सिबल है, वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है कि सन होगा कि डॉटर होगी, वाई आपका सन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड एक्स क्रोमोसोम फादर साइड से डॉटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फादर साइड में सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई प्रेजेंट है, मदर साइड में एक्स एक्स प्रेजेंट है। फादर में जब स्पर्म बने तो 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम आएगा, 50% स्पर्म में वाई क्रोमोसोम आएगा। मदर में जो ओवम प्रोड्यूस हो रहा है तो सिंगल ओवम एट अ टाइम प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे एक्स ही ऑप्शन है, क्योंकि दोनों ही एक ही तरह का ऑप्शन है, एक्स ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, कोई और सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं। अगर आपका फादर साइड से एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म फर्टिलाइज करता है आपका ओवम से, तो आपका एक्स एक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो फीमेल प्रोड्यूस होंगी, डॉटर प्रोड्यूस होंगी, यहाँ पे भी फीमेल प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन अगर वाई क्रोमोसोम आपका फर्टिलाइज हो रहा है, वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म फर्टिलाइज हो रहा है, तो आपका फादर साइड से वाई क्रोमोसोम आया, वाई क्रोमोसोम और मदर साइड से तो एक्स आना ही है, ये भी, और इस कंडीशन में भी आपका क्या प्रोड्यूस होंगे, मेल्स प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे आपका 50-50% प्रोबेबिलिटी हो गई डॉटर और सन के आने की। और रिस्पॉन्सिबल कौन है कि डॉटर होगा या सन होगी, वो आपके फादर रिस्पॉन्सिबल है। अगर फादर साइड से वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो सन होगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम आपका मदर साइड है ही नहीं, मदर कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है सन को के लिए कि हाँ सन है कि या फिर डॉटर है। This is all about sex determination in human.